नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते कई सारी सुर्खियां हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं। उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं जो इस हफ्ते हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, जो हमारे साथ पत्रकार हैं, उनके बारे में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जुड़ रहे हैं भोपाल से। रशीद किदवई साहब की किताबें बहुत सारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, 24 अकबर रोड, सोनिया गांधी। इसके अलावा एक बड़ी मज़ेदार किताब है रशीद किदवई साहब की, नेता अभिनेता के नाम से, जो कि फिल्म स्टार्स जो राजनीति में आए उनकी यात्रा के ऊपर है। बड़ी दिलचस्प किताब। एक और किताब हाल में जो सबसे आई है वो है सिंधिया घराने के ऊपर। वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पढ़नी भी चाहिए। अगर सिंधिया घराने की हिस्ट्री और बहुत हिस्टोरिकल डीप थॉट नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस है पूरा, कि कैसे वो लगातार अपने को रेलेवेंट बनाए हुए हैं, प्रासंगिक बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। तो उसका आकलन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा हमारे साथ दो और हमारे साथी यहाँ पर स्टूडियो में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण मामलों में आपने देखा होगा, न्यूज़ लॉन्ड्री पर हमेशा पढ़ते रहते हैं, हृदय जोशी को। हृदय, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया आपका। और साथ में हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन है, हमेशा की तरह। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। हेलो। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, बहुत सारे विषय हैं, हम 2-3 विषयों पर बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस हफ्ते चर्चा में, गुलाम नबी आज़ाद, जो कि बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता कहे जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के CWC के मेंबर हैं, सदस्य रहे। अब उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया है। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती है कि मरते समय क्या खाक मुसलमान होंगे, तो क्या हो सकते हैं रशीद साहब? जी देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में उतार चढ़ाव का दौर होता है, और ये बिल्कुल आपने जो बात कही, जो शेर व शायरी के जरिए, वो बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, जब किसी राजनीतिक दल के हालात खराब होते हैं तो उसमें लोग बाहर छोड़ के चले जाते हैं, स्वाभाविक चीज है। कांग्रेस में ये नहीं हुआ। 2014 की हार हुई और 2019 की हार हुई, लेकिन कांग्रेस 2 फाड़ 3 फाड़ इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से 1970 में हो गया था, या जिससे पहले अगर हम 1967 में जब पहली बार कांग्रेस चुनाव हारी थी, तो 1969 में बहुत से लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे। नरसिम्हा राव का जब समय खत्म हुआ 96 में, जब कांग्रेस खत्म हुई, तो तिवारी कांग्रेस बन गई थी, फिर सिंधिया कांग्रेस बनी, फिर बंगारप्पा कांग्रेस बनी, फिर ममता कांग्रेस बनी, शरद पवार कांग्रेस बनी। इस तरह से हुआ। उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज दर्शाती है कि कांग्रेस में असल में बहुत से लोग ऐसे थे जो असंतुष्ट थे। और दूसरी बात, मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा अतुल जी, सिर्फ एक बात आपसे करता हूँ, क्योंकि आप राजनीति पे, आप और जोशी जी बड़ी तीखी और बारीक नजर रखते हैं। उसमें आप देखिए कि कोई राजनीतिक दल ऐसा है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, कोई सभी, कि जहां 1970 के दशक में जो लोग महत्वपूर्ण पदों पे रहे हों, या उनका राजनीतिक उदय हुआ हो, जहां मैं बात गुलाम नबी आजाद, कमल, अंबिका सोनी, उसके साथ साथ ये जो अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, इन सब की करूंगा। और ये 70 के दशक में आए, 80 के दशक में, 90 के दशक में, जो पहला 21वीं सदी का जो पहला दशक आया, और आज तक। तो ये कांग्रेस की उचित स्थिति है। ये उसकी पावर डायनेमिक्स है कि 50 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अतुल, आपकी उम्र हो सकता है इतनी ना हो, बिल्कुल। वो उसमें जो है एक ही चेहरा। अच्छा, मान लीजिए उनका कोई कार्यकर्ता नुमाइंदा है जलगांव में, विशाखापट्टनम में, किसी भी शहर में, तो वो ही, उसकी भी 50 साल की हुकूमत, उसकी भी 50 साल की सल्तनत। तो सर, इस पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोक के, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर हमें बहुत सारी बातें करनी है और कांग्रेस पार्टी, उसके लीडरशिप के क्राइसिस पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हम अपने जो दर्शकों के लिए सुर्खियों का एक बार जिक्र कर दें। शार्दुल, जो भी इस हफ्ते बड़ी खबरें रही हैं, बड़ी सुर्खियां हैं, और जो हम बात करने वाले उनके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार, श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें आप। पहली सुर्खी इस हफ्ते जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कई नेताओं ने, करीब 60 से ज़्यादा नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ पार्टी छोड़ दी। और इसमें पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद और अब्दुल मजीद वानी भी हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, मनोहर लाल शर्मा हैं, घरू राम हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा, ये भी सुर्खी का हिस्सा है, तो मैं 2-3 एक साथ बता रहा हूँ, कि वो जल्द ही अपनी नई पार्टी भी स्टार्ट करेंगे, और उसकी पहली यूनिट जम्मू कश्मीर में होगी। एक क्षेत्रीय पार्टी जैसा। हाँ, जैसा बाकी राज्यों में भी है। गुलाम नबी आज़ाद के सपोर्ट में 4 कांग्रेस के अलग और दूसरे नेताओं ने भी दे दिया है, जो
और 12 अपनी पार्टी के वर्कर्स ने भी। अभी बाद में रशीद साहब से पूछूंगा, आपने जो शेर कहा उसमें आपने आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, मरते वक्त क्या कहा तो आपका इससे जो है वो दिख रहा है कि आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इनकी पार्टी को। खैर इंतजार करते हैं, पहले हेडलाइंस पूरी करें। आपने शेर ही बदल दिया, मतलब। दूसरी बड़ी हेडलाइन है कि इस हफ्ते की, अच्छा, कुछ शेर के साथ ये है कि आप मतलब सुविधा के हिसाब से तोड़ करते रहते हैं। शेर और होता किस लिए। हाँ खैर, तो एनसीआरबी का अपराध का डेटा रिलीज हुआ। मैं हेडलाइन खत्म कर दूं, ये तो चलता रहेगा। तो इसमें बहुत सारी चिंताजनक बातें पता चली। जैसे 2021 में आत्महत्या करने वालों में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, और जिनके पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयड लोग सबसे ज़्यादा थे। ये संख्या करीब 1,64,000 है। ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है। दूसरा, इनमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने जो आत्महत्या की, जिनका आंकड़ा है, वो घरेलू दिक्कतों की वजह से है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की जी। जो पिछले साल से 2020 के हिसाब से 2021 में 7.2% बढ़ा। आत्महत्या करने वालों में जो अगली सुर्खी है मैं जोड़ देता हूँ, 45,000 से थोड़ा ऊपर महिलाएं थीं, और इनमें आधी से ज़्यादा गृहिणियाँ थीं, हाउसवाइफ्स थीं। ये भी अपने आप में फिर एक चिंताजनक है कि घर में दिक्कतें ज़्यादा लोगों को आत्महत्या करने पे धकेल रही हैं। अनुसूचित जाति दलितों से जुड़े अपराधों में उत्तर प्रदेश 2021 में टॉप पर रहा, और उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश। शहरों में देखा जाए, काओ बेल्ट ही है सारे मामलों में आगे। हाँ, हिंदी पट्टी। राजस्थान काओ बेल्ट में तो नहीं आती, पर हिंदी पट्टी ज़रूर है ना। और इन सारे शहरों में भी जो आपने बात कही वही थोड़ी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है कि बड़े शहरों में जयपुर सबसे आगे रहा, जिसमें अनुसूचित जातियों के खिलाफ पिंक सिटी। अगली सुर्खी भी अपराध से ही जुड़ी हुई है। 2021 में महिलाओं से जुड़े अपराधों में असम में सबसे ज़्यादा दर रही, लगातार 5वें साल तक। तो ये भी एक चिंताजनक बात है। और ये पूरे अपराधों की कुल संख्या रही 60.96, यानी लगभग 61 लाख अपराध ऐसे थे। बलात्कार की बात है, जिसका हमने कुछ हफ्ते पहले जिक्र किया था। लगभग रोज़ के हिसाब से 86 बलात्कार दर्ज हुए। बलात्कार के साथ तो ये दिक्कत भी है कि उसका जो रिपोर्ट होने का रेट है वो भी 50% से कम है, और फिर उस पर FIR लिखे जाने में और भी आधे से कम हो जाता है वो। तो ये संख्या कहीं ज़्यादा कम है। एक और आखिरी इसी से जुड़ी सुर्खी, फिर और दो पे चलेंगे। 2021 में ही इसी डेटा के हिसाब से लगभग 82 कत्ल रोज़ हुए, 11 अपहरण और किडनैपिंग हुई हर घंटे में, जो और मर्डर रेट सबसे ज़्यादा झारखंड में रहा। तो ये आंकड़े सबके लिए चिंताजनक हैं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों और 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के ऊपर जितने भी वो मामले थे, उन्हें कहा कि अब ये लंबा समय हो गया है, मामलों में निर्णय भी आ चुका है, तो इन्हें जांच को बंद किया जाना चाहिए, उन अपील को जी। तो ये दिया। पाकिस्तान में बहुत ही भयानक बाढ़ आई हुई है। शतकों में ऐसी बाढ़ आती है। 1/3 पाकिस्तान इस समय जलमग्न है। ये चीज़, ये एहसास मुझे आज हुआ आपकी स्टोरी पढ़ने के बाद। 1/3 कोई देश डूब गया है, और पाकिस्तान छोटा मोटा देश नहीं, एरिया वाइज काफ़ी बड़ा देश है। हाँ, तो वो इतना कम भी, वहाँ की पॉपुलेशन आई थिंक 220 मिलियन से ज़्यादा है। 1/3 पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा, पानी के नीचे डूब गया है। इसमें मुख्य नदी जो उफान कर आई है वो सिंधु नदी है। अब काबुल नदी में भी उफान आ रहा है। बरसात अभी रुकी नहीं है ज़्यादा, और अभी तक आधिकारिक रूप से, मेरे सामने आंकड़ा है लेकिन ये अपडेटेड मैं देख चुका हूँ, 1145 लोग आधिकारिक रूप से मारे जाने की खबर है, लेकिन आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा ऊपर आ सकता है, क्योंकि सड़कें, बिजली सब गायब है। शार्दुल सब कुछ ने बता दें, इसलिए आप कह दीजिए कि आप मेरी स्टोरी जो है न्यूज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए अगर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड, आज ही न्यूज़ लॉन्ड्री पर स्टोरी हिंदी पर आप पढ़ सकते हैं देश की। ये बाढ़, और बेसिकली वो एक लार्जर उसको कवर करती है, जिसमें यूरोप के सूखे के बारे में भी बात है और पाकिस्तान के बाढ़ की भी बात है। पूरा मिलाकर जो पर्यावरण की उठापटक चल रही है लगातार, उस पर सुर्खियां तो और काफ़ी सारी हैं, लेकिन एक दो और मैं ज़रूर करना चाहूँगा मेंशन। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने
मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए आंध्रा में जो EWS कोटा का रिजर्वेशन है और मुसलमानों का रिजर्वेशन, उस पर मतलब सुनवाई करने का फैसला किया है। और ये अपील की गई थी कि जब एक बार धर्म परिवर्तन लोगों ने कर लिया है तो फिर उन्हें जातिगत आरक्षण क्यों मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी ये डेटा मांगा है कि वो दलित जिन्होंने अपना पंथ परिवर्तन, मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, जो मर्जी आप कहना चाहें, वो कर लिया है, उसका डेटा वो कोर्ट को दे। ठीक बात। एक बड़ी खबर इस हफ्ते बड़ा मीडिया का तामझाम रहा, वो रही सुपर टेक के 2 ट्विन टावर ढहाए गए और पूरे दिन वो खबर मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह छाई रही। ये सब भी हुआ इस हफ्ते, लेकिन हम जो बातचीत का हमारे दायरा है वो कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं इस हफ्ते। कोशिश रहेगी उस पर भी हम अगर बात कर सके तो करें। एक खबर जो मेरे ख्याल से छूट गई या शायद उसका मेंशन किया, अभिजीत सेन एक बड़े इकोनॉमिस्ट, प्रतिष्ठित थे, अर्थशास्त्री थे, एग्रीकल्चर के ऊपर उनका बड़ा काम था, योजना आयोग के अध्यक्ष सदस्य रहे, उनका देहांत हो गया इसी हफ्ते में। तो उनकी भी लेगेसी पे अगर कोशिश करेंगे, बात करेंगे। और अभिजीत सेन का जिक्र इसलिए भी बड़ा मौजूद है कि इस समय किसानों के साथ जो बड़ी लड़ाई एक सरकार की हुई, उसमें मेजर बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो है MSP, और MSP को लेकर अभिजीत सेन का काफ़ी काम है। वो MSP के समर्थक इकोनॉमिस्ट में से एक माने जाते थे और उसका उन्होंने पूरा रोड मैप भी दिया हुआ है। तो ये कुछ सुर्खियाँ थी। कांग्रेस पार्टी की जो समस्या है, हम मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों में इस चर्चा में हम लोगों ने 3-4 बार लगभग कांग्रेस डेडिकेटेड उसके, और कभी किसी नेता की वजह से, कभी पार्टी के क्राइसिस की वजह से, कभी लीडरशिप की क्राइसिस की वजह से इस पर बात होती है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा भी जा रहा है, और ये हम भी अपने अनुभव में जो देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये जो विभाजन है, शरद पवार का जो टूटना था विदेशी मूल के मुद्दे पर 1999 में, या उससे पहले 96 में कुछ बड़े नेता गए थे जिनमें माधवराव सिंधिया थे, मूपनार थे, चिदम्बरम थे। हालांकि उनके जाने की वजह दूसरी थी। उस कद के नेता ने पहली बार छोड़ा है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का कद क्या है, उनकी अपील क्या है, और पार्टी में उनकी क्या स्थिति थी, जनता में उनकी क्या हैसियत है, उस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे ख्याल से हृदय भी हैं, रशीद किदवई साहब हैं और शार्दुल हैं। मैं थोड़ा सा बात कर रहा अभी फोकस या अपनी बात शुरू करना चाह रहा था कि वो जो पत्र है 5 पन्नों का जो उन्होंने त्यागपत्र लिखा गुलाम नबी आज़ाद ने, उसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। और वो एक होता है कि बहुत मर्यादित व्यवहार होता है, आपने जीवन का एक लंबा हिस्सा देखा है, और खासकर राजनीति में आप रहे हैं, तो राजनीति में ऐसे भी माना जाता है कि आपकी मैन्यूवरिंग, आपकी बोलने, आपके कहने की, लिखने की, हर चीज़ में एक नपा तुला हिसाब किताब होता है, बहुत कैलकुलेटेड होती हैं चीज़ें। तो इसीलिए ज़्यादातर बहुत जो सक्सेसफुल, बहुत सफल, बहुत बड़े कद के नेता होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम बोलते हैं या बहुत कम लिखते हैं, कम शब्दों में नाप तौल की बात कहते हैं। क्योंकि ज़्यादा बोलने, ज़्यादा बड़बोले होने के बाद आप अमर सिंह भी हो सकते हैं। तो वो स्थिति है कि एक एक्सट्रीम अमर सिंह का है। दूसरा ये कि मर्यादित तरीके से आप अपनी बात कह सकते थे कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, मेरे बहुत सारी दिक्कतें हैं, किस्से हैं, क्या नहीं है। वो कितने कम शब्दों में, कितने क्रिस्प और आर्टिकुलेट तरीके से कही जा सकती है। क्योंकि आप जब 5 पेज का लंबा लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि वो मूर्खता की पूरी एक बंडल बन गया है वो त्यागपत्र, कि आप 3 पेज में जो कहे जा रहे हैं, जो लिखे जा रहे हैं, ये वो आप अपने हर उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट उस पेपर में ही कर दे रहे हैं कि जिसकी वजह से आज आपको छोड़ने की नौबत आई है। आप जहाँ पे, जिस मुकाम पे खड़े हैं, कोई भी नेता जिसका इतना लंबा, जैसा शुरुआत में रशीद किदवई साहब ने संक्षेप में अपनी जानकारी दी कि 50 साल का आपका राजनीतिक करियर, और उसमें कम से कम कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, या कांग्रेस पार्टी का जो हिसाब किताब है, या देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए और एक हद तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, तो उसमें जितनी भी चीज़ें मिल सकती थी, गुलाम नबी आज़ाद को सारी चीज़ें मिल गई। तो एक तो ये होता है बाहर से देखने वाले हम जैसे लोगों का न्यूट्रल या बाहर के, भाई इनको सारी चीज़ें मिली।
सिर्फ मेरी बात नहीं, खुद वहाँ रहकर भी उनको भी उन्होंने खुद इस बात को महसूस किया कि मैं यहाँ शुरू किया, मैंने ये किया, मैंने किया। आपने इस देश के उस पार्टी के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर लिया, लगभग सबके 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया आपने, सबके साथ बतौर मंत्री और इस तरह की भूमिकाओं में काम कर लिया। आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, आप CWC सबसे पावरफुल कमेटी में ही हैं। इसके बाद वो जो बातें हैं जो मुझे स्ट्राइक करती है, और वो पूरे इस पत्र में और गुलाम नबी आज़ाद की पूरी शख्सियत को हास्यास्पद बनाती है कि आप एक लाइन कहते हैं उसमें कि राहुल गांधी ने आने के बाद एक तरफ से अनुभवी और दिग्गज नेताओं को उसके लिए एक शब्द होता है ना, वो जो जब इंदिरा गांधी के खिलाफ वो इकट्ठा हुआ था तो वो कहे सिंडिकेट या इस तरह का, उनको इन्होंने ओल्ड गार्ड आप उनको ओल्ड गार्ड को साइड करना शुरू कर दिए और नए साइकोफैंट को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इसका क्या मतलब है? मतलब आप सीधे सीधे ये कैसे अपने त्यागपत्र में कह रहे हैं कि मैं पुराने साइकोफेंट्स, पुराने जो चौकड़ी है या चापलूसों की मंडली है, जो भी आप जिस लैंग्वेज में कह रहे हैं, इससे भी गंदी लैंग्वेज खैर इस्तेमाल हुई है उसमें कि वो गार्ड और वो गेटकीपर की बात कहेगी, खैर उनकी बात करके उनको हटा के आप पुराने वालों को हटा के नए वालों को लाया जा रहा है। तो ये अपराध कब से हो गया उस पार्टी में? किसी पार्टी में हर आदमी जिसके साथ कंफर्टेबल रहता है, राहुल गांधी को जाहिर सी बात है कम उम्र के, या वो ये काम तो हर नेता करता है अपने उसमें। तो ये कह के उन्होंने उस एक लाइन ने उस पूरे लेटर को इतने हास्यास्पद उस पर ज़मीन पर खड़ा कर दिया, जहाँ से फिर गुलाम नबी आज़ाद के पास अपने बचाव के। और दूसरा, जिस मैंने कहा कि एक मर्यादित व्यवहार होता है इस कद के नेता का। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी उस पे, हाँ, News 18 इंडिया पर, अमीश देवगन के साथ, और वो वहाँ पर उनके विदेश जाने के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब ये वो आदमी जो 50 साल तक उस पार्टी के हर चीज़ का लाभ उठाता रहा और हर मंच पर राहुल गांधी की तारीफों में कसीदे गढ़ता रहा, वो अब वो विदेश मूल के मुद्दे पर, जो कि एक प्रोपेगेंडा का भी बड़ा हिस्सा है, और ठीक है राहुल गांधी लीडर हैं नहीं हैं, इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, या वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बन सकते हैं नहीं बन सकते, वो उस पर एक बहस हो सकती है। लेकिन आप अब जाकर इस पर वो कर रहे हैं, तो ये एक तरह का हल्कापन भी दिखाता है। सबसे पहले हृदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा हुआ इनकी पूरी यात्रा पर आप इसको कैसे देखते हैं? हृदय, इनके गुलाम नबी आज़ाद, मेरे को लगता है कि ज़्यादातर बात आपने कही दी है। मेरे को इसमें ज़्यादा मतलब कुछ जोड़ना नहीं है। वो ये है कि सिर्फ मैं राशिद साहब से ये बल्कि जानना चाहूँगा, सॉरी आपने मुझसे कहा, मैं उनसे पूछता हूँ इसमें। राशिद साहब, ये G23 का मामला पिछले 2-3 साल से कम चल रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल से तो है ही। तो अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये कहना और पार्टी को छोड़ना और इस तरह से टेलीविज़न चैनलों में अलग अलग जिस तरह की बहुत आक्रामक और जैसे इन्होंने कहा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, क्या ये आपके लिए, आपने इतने लंबे वक्त तक इतनी बायोग्राफीज़ लिखी, यहाँ पर लिखा है इसके बारे में, तो कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा लगी कि अगर आपको छोड़ना था तो फिर आप अभी तक क्या कर रहे थे इतने मौक़ों पर? तो या ये जो लेटर ड्राफ्ट हुआ है, क्या आपको लगता है जैसा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में गॉसिप है कि ये तो बीजेपी ने लेटर ड्राफ्ट किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें आपने और अतुल जी ने कही और बड़ा अच्छी बातें कही। देखिए, बात ये है कि जो पॉलिटिकल लॉयल्टी होती है वो एक ट्रांजैक्शनल होती है। मतलब ये धर्म और आस्था से जुड़ी हुई जो हमारा वो आस्था होती है वो बड़ी मजबूत होती है, उसमें बदलाव आना मुश्किल होता है। यहाँ तो जीत, जब तक कांग्रेस पार्टी रेलिवेंट थी या उसको लोकसभा में और राज्यों के चुनाव में जीत रही थी, सब राजी खुशी मामला था। अब जब कांग्रेस 2014 और 19 के चुनाव हार गई, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई, तो अब ये प्रश्न उठाया जा रहा है। प्रश्न एक और भी है कि जो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य जो राजनीति में रहे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, वो कोई राजनीति में नाकामयाब नहीं रहे, मतलब फ्लॉप नहीं हुए। राहुल गांधी को क्योंकि अब चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, और उसको कांग्रेस को पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा कि उसका जवाब कैसे दे, उसको उस चीज को कैसे पचाए, कैसे उसको एक्सेप्ट कैसे करे। और ये सबसे बड़ी दुविधा है। जिन लोगों को मौका मिल रहा है वो
थोड़े थोड़े अवसर के बाद में दूसरी राजनीतिक दलों में जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआती अपने कमेंट में कहा था कि पार्टी में स्प्लिट होती है, यहाँ स्प्लिट नहीं हुई। तो कांग्रेस के ऊपर संकट की घड़ी जो है हर 6 महीने 8 महीने में आती है कि कोई एक नेता चला जाता है, कोई भाजपा में चला जाता है, कोई दूसरे दल में चला जाता है, और कांग्रेस एक तरीके से डिफेंसिव होती है। इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक सोच है कि कांग्रेस को मजबूत ना करो, क्योंकि कभी भी जो विकल्प उभरेगा तो उस विकल्प में कांग्रेस की एक भूमिका होगी। तो एक तरीके की एक राजनीतिक सोची समझी भी एक रणनीति के तहत ये तमाम काम हो रहे हैं। दूसरी बात, अतुल जी ने बहुत अच्छे तरीके से चिट्ठी की बात करी। मेरा तो सिर्फ एक बड़ा प्रश्न है कि हम मान लेते हैं, मान लिया अगर कोई एक सदस्य कहता है कि किसी राजनीतिक दल का नेता जो है वो इमेच्योर है, तो इमेच्योर का हमें जो ज्ञान या अभ्यास जो था हमें कब हुआ? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2006 में कांग्रेस जन ने तमाम, हैदराबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां तमाम कांग्रेस जन ने सोनिया गांधी से एक तरीके से अघोषित रूप से निवेदन किया कि राहुल गांधी को पार्टी का महामंत्री बनाया जाए। उसके बाद एक और पड़ाव आया 2013 में, जब जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वहां फिर वही भावना से राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उसमें हमने कहीं भी जो आज जो बेचैन लोग हैं, असंतुष्ट हैं, उन्होंने कहीं भी उन्हें राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, उनकी राजनीति में कोई कमी नहीं नजर आई। कमी कब से शुरू हुई? 14 और उसके बाद 19 के बाद से। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमें देखनी और समझनी चाहिए। और पूरा का पूरा, जब बिल्किस बानो और जो तमाम हमारे जो शरदुल ने तथ्य बताया कि तमाम चीजें जो एक किसी नागरिक को विचलित करने वाली बातें हो सकती थी, उन सब से अलावा तमाम टीवी चैनल्स पे लगातार गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू चला और उसका कोई काउंटर नहीं था। मतलब पत्रकारिता में होता है, हृदय जी ने भी बहुत काम किया है कि एक बात आपने किया तो उसका काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू, वो पूरा कोई काउंटर नहीं है। तो ये एक हमारी देश की राजनीति का एक जो चेहरा है, मुझे लगता है वो किसी तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं जो है या मीडिया की जो मर्यादा है उसको पूरा नहीं करता है। मैं एक 30 सेकंड आपसे लूँगा कि आपने मुझे, अब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बोलने में, क्योंकि राशिद साहब को सुनने के बाद एक आंकड़ा जो अभी किदवई साहब ने कहा कॉन्टेक्स्ट में रखने, कांग्रेस ने पिछले 8 साल में मोदी जी के आने के बाद पावर में 49 में से 39 जो जनरल जो इलेक्शंस हैं, चुनाव हारे हैं, राइट। और दूसरी बात, तो ये जो अभी रशीद साहब कह रहे थे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई मुखर हो रहा है और इतना खुल के अब बोल रहे हैं नेता, तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अथॉरिटी नहीं है, द सेंटर हैज़ लॉस्ट अथॉरिटी। दूसरी चीज़ है कि अगर इनको लगता है कि राहुल गांधी अथॉरिटेरियन है और सुनते नहीं हैं, तो एक सवाल ये भी है, हम में से कोई भी इसके बारे में बताए तो अच्छा लगेगा, वो ये कि जब वो पावर में नहीं होने के बाद और इतनी बुरी हालत में होने के बाद अगर अथॉरिटेरियन है, तो फिर वो जब पावर में थे 10 साल 2014 से, तब वो कैसा व्यवहार करते होंगे? उससे भी बुरा रहा होगा और तब वो स्वीकार्य था। वैसे ही रहा होगा ना, अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है और लेकिन तब वो स्वीकार्य था। हाँ, तो ये एक बड़ा जी, मैं ये कह रहा था अतुल जी, इसमें मुझे एक दिलचस्प चीज याद आई कि देखिए, एक जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कई साल पहले जब कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है। जब वो गए तो वो मतलब कुत्ते के साथ खेल रहे थे और उन्होंने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना। और अतुल जी, मैं क्योंकि हृदय जी भी उन्होंने सब चीजें देखी हैं और खबर की है, जो सीताराम केसरी थे उनको भी कुत्तों से बड़ा प्यार था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और वो तो क्या करते थे कि कुत्ते के बिस्किट होते थे तो कुत्ते के बिस्किट खा रहते थे, और जो उनके सम्मानित मेहमान, जिसमें मतलब पत्रकारों को मैं नहीं घसीटूंगा, नेता आते थे, वही प्लेट उनको ऑफर कर देते थे। और मतलब मेरी आंखें गवाह है कि लोगों ने वो बिस्किट भी उठाए। लेकिन क्योंकि सीताराम केसरी के प्रोफाइल में वो सूट नहीं करता, तो हम उस बात का वर्णन भी करते हैं। हम राहुल गांधी की बात पे, क्योंकि हम उनको एक उस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि जैसे वो एरोगेंट है या उनमें संवादहीनता है। तो ये तमाम चीजें जो है, ये पूरा जो नैरेटिव है वो बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक एक तरीके से क्यूरेटेड नैरेटिव होता है। मैं तो सीताराम केसरी की बात सुन के कुत्ते के बिस्किट ऑफर कर दिए, लोगों ने उठा भी लिए। चापलूसों की दुनिया ही अलग है। कुत्ते के बिस्किट तभी आदमी को नजर आते हैं जब उनको दूसरी अपोजिशन से बात हो जाती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, चापलूसों की दुनिया ही अलग है। हम उसमें कभी नहीं जाएंगे, उस ग्रह पर हम नहीं जाने। कुछ बातें देखिए, अधिकतर बातें आप लोगों ने कर दी है। अभी हम गुलाम नबी आज़ाद जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आनंद शर्मा और जयवीर शेरगिल भी हाल ही में फटाफट छोड़ के गए हैं। आनंद शर्मा ने भी छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं, आनंद शर्मा ने, जयवीर शेरगिल ने छोड़ा। बल्कि अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँ, अपनी बात कहिएगा, क्योंकि बात पे बात आ गई। कल ही एक मित्र हैं जो बहुत अच्छे से ग्राउंड पे नब्ज लेते हैं और बड़ा कोई हरी टेक नहीं लेते हैं, ठीक बात। तो वो कह रहे हैं कि अभी हिमाचल में रशीद साहब स्थिति ये है कि लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा है
बीजेपी के लिए। हाँ हाँ। और मैं क्योंकि उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड के चुनाव देखे और उसमें मैंने पहले ही कहा था आपसे कि उत्तराखंड में कांग्रेस जीत सकती है पर वो हार के दिखाएगी। हिमाचल में भी बहुत गुस्सा है, हिमाचल में बहुत गुस्सा है, लेकिन वहां पर मैं नाम नहीं लूंगा कि टिकट बांटने वाले लोग कौन है, वहां के प्रभारी कौन है, आप जाके देख लीजिए और लास्ट में वहां पर क्या होने वाला है। तो आनंद शर्मा जी भी वहां पर आप कह रहे हैं लगे हुए हैं, हरवाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, वो वहां मुख्यमंत्री के पद के लिए भी हो सकता है, कांग्रेस और पार्टी 4 लोगों वहां के लिए टिकट भी मांगे शिमला के आसपास। अच्छा, ये हो सकता है। शार्दुल, सॉरी। हाँ तो नहीं, वो देखिए जो आप उसी बात पे आ गए जो मैं कह रहा था। ये सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते, तो पार्टी स्प्लिट कैसे होगी? भी स्प्लिट होने के लिए तुम्हारे साथ और कोई चाहिए भी, तो तुम चले जाओ। दूसरी बात, जैसा आप लोगों ने कहा, ये चापलूसी, अगर ये इतनी सारी दिक्कतें तो पहले क्यों नहीं दिखाई दी? इसमें हम बिल्कुल इन नेताओं को भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, इसी सिक्के का दूसरा पहलू, कि इसीलिए राजनीतिक दलों के अंदर अपनी बात को खुलकर रखने के मंच होने चाहिए। वो एक बार में भड़ास निकालने से ना भड़ास निकलती है और अपनी बेइज्जती और हो जाती है। ये तो सभी चीज़ों पे है ना, तो ये ज़रूर होना चाहिए। उसका फोरम नहीं था, पता नहीं कितने साल का उन्होंने क्या क्या भड़ास निकाला। दूसरा क्या है, समय के साथ हमारी स्मृति क्या याद रखती है क्या नहीं, वो चीज़ें भी बदलती हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। तो गुलाम नबी आज़ाद अपना पर्सनल राजनीतिक करियर को और आगे ले जाना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सबको अपने करियर की चिंता करनी होती है। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम कितनी बार कांग्रेस पर बात करें, लगभग सारी बात हो चुकी है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ये डाइकॉटमी ये है कि जब आप कांग्रेस की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आप तो भाजपा के समर्थक हैं, अगर आप क्रिटिसाइज़ करें, आप तो उस प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं। अगर आप नहीं करें और उसको दूसरे तटस्थ तरीके से देखें, आलोचना बिना करते हुए, तो लोग कहते हैं आप तो उनके फैमिली के चमचे। इन सच इन दोनों के बीच, इस पार्टी के लिए भी और सबके लिए है, आज कांग्रेस को गांधी परिवार की ज़रूरत है, लेकिन गांधी परिवार को भी ये समझना होगा कि कांग्रेस उनकी अपनी नहीं है, कांग्रेस इस देश की पार्टी है और उससे कोई राजी हो या ना हो, लेकिन वो सबसे बड़ा विपक्ष भी है। तो ये नीतिगत बदलाव कैसे आएगा, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भीड़ जुटाने के लिए बड़े नेता के नाम पे उसके ऐतिहासिक कारण हैं, स्ट्रक्चरल कारण हैं, लेकिन गांधी परिवार के बिना इस समय कांग्रेस नहीं चल सकती। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी इस बदलाव का आना जरूरी है कि लेकिन ये पार्टी उनकी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर एक बात हमने हालांकि शुरुआत में भी ये बात कह ली कि आप जो बातें कह रहे हैं और जिसमें उसमें एक बहुत बड़ी साफ चीज़ ये है कि भाई जब आप राज्यसभा से बाहर हो गए, जब आपके पास अब पार्टी को आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा है, तब आप बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि एक दूसरी पॉलिटिक्स भी है गुलाम नबी आज़ाद के साथ, उस पर भी रशीद साहब और हृदय और शार्दुल आप लोगों से बात करना है, और वो ये कि अगर आज की तारीख में हम देखें, गुलाम नबी आज़ाद ने घोषणा की है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे जो कि जम्मू कश्मीर बेस्ड पार्टी होगी, रीजनल पार्टी होगी। अब इस फर्मे में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि जिसको कहते हैं ना कि 26 गुण से किसी की गणना बैठ जाए, वो गणना बिठाने वाले आदमी हैं। जो शादी ब्याह में जब गणना बिठाई जाती है कि 26 गुण सबसे सर्वोत्तम या 32 जो भी है, तो वो सारे गुण मिलने वाली हैं। जैसे मसलन गुलाम नबी आज़ाद बाहर से भारतीय जनता पार्टी को दूर भी रखते वाले हैं, लेकिन दिल से अंदर से देखा जाए तो करीबी भी है कि उनके लिए प्रधानमंत्री रोते हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए रोते हैं, तो दोनों के बीच में आंसुओं का भी एक रिश्ता है। दूसरा ये कि बतौर नेता अगर वो जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी लॉन्च करते हैं जिसकी भाजपा को बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय, वो जिन लोगों पर अब तक दांव लगाती रही, मसलन सजाद लोन हुए अपनी पार्टी, वो उस तरह से भरोसा नहीं जीत पाई कांग्रेसियों का। उस लिहाज से भी अगर देखें तो गुलाम नबी आज़ाद 2-3 बड़े काम के हैं आज की तारीख में। एक तो वो उन्होंने बहुत छोटा समय ऐसा है जो कि कश्मीर में बिताया है, बहुत छोटा वक्त बिताया है, तो उनके ऊपर जैसे अब्दुल्ला या दूसरी जो मुफ्ती हैं, इन लोगों के जैसा कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं है करप्शन का, लाइबिलिटी या तमाम तरह की चीज़ों का, वो गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर नहीं। तो एक नए तरह का चेहरा है। दूसरे, हमेशा चूँकि उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स की, तो नेशनल पॉलिटिक्स से रीजनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के अंदर एक ऑरा भी है कि हाँ एक कोई बड़ा नेता आ रहा है, हमारे बीच में काम करने के लिए आ रहा है। इन तमाम स्थितियों को देखें मिला जुला के, तो एक बहुत ज़बरदस्त मैच मेकिंग है
भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी और गुलाम नबी आज़ाद के लिहाज से भी। ये दो चीज़ें हैं जिस पर मैं आप तीनों की राय लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बस अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि वीडियो वाला हिस्सा चर्चा का यहीं पर अब रुक जाएगा। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर जाएं, हमारी वेबसाइट पर जाएं, जहाँ पर आप एनएल चर्चा सुनते हैं। ये चर्चा वहाँ पर कंटिन्यू जारी रहेगी। धन्यवाद।